नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम रवि गोयल है। आज के इस वीडियो में हम आयकर की गणना करने का एक प्रश्न देखेंगे जो कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस चैप्टर से प्रश्न आता है तो वो 10 अंक का प्रश्न होगा। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ जानकारियां। 9 वर्षों की निरंतरता को बनाए हुए इस वर्ष भी उड़ान आईएएस एकेडमी द्वारा सीजीपीएससी प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ की गई है, जिसमें न्यूनतम शुल्क पर आपको 51 टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे तथा प्रत्येक टेस्ट के प्रत्येक प्रश्न का वीडियो विश्लेषण भी आपको दिया जाएगा। तो अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप YouTube पर हमारे चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसमें प्रतिदिन शाम 6:30 बजे आपको छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर का वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप उड़ान आईएएस एकेडमी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आयकर की गणना। एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, मिस्टर अतुल मानी की वार्षिक आय 12,48,000 रुपए है। वह 5,000 रुपए प्रति माह भविष्य निधि में जमा करता है। वह जीवन बीमा निगम में 60,000 रुपए वार्षिक किस्त जमा करता है। वह 40,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र भी क्रय करता है। वह 40,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देता है। 11 माह तक उसने प्रत्येक माह 25,000 रुपए आयकर जमा किया है। तो 12वें माह में उसके द्वारा देय आयकर की गणना निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करें। पहला पॉइंट बोला है, बचत में 1 लाख रुपए की सीमा तक 100% छूट की अनुमति। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहीं पे गलतियां होती हैं। इसका मतलब बचत जो होगी उसमें छूट मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही मिलेगा। 1 लाख से ऊपर की बचत करेंगे तो 1 लाख से ऊपर वाली राशि पे आपको छूट नहीं मिलेगा। अभी देखेंगे। दूसरा पॉइंट बोला, आयकर की दरें 1 लाख तक 0, 1 से 1.5 लाख तक 10%, 1.5 से 2.5 लाख तक 20%, 2.5 लाख से ऊपर 30%। अगला पॉइंट बोला, अधिभार सरचार्ज कर योग्य राशि 10 लाख रुपए से ऊपर होने पर 10% अधिभार। शिक्षा उपकर कितना? 2%। मतलब ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अधिभार भी शामिल है, शिक्षा उपकर भी शामिल है, बचत में भी आपको लिमिटेशन दे दिया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार आपको मुख्य परीक्षा में लिखना है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे वार्षिक आय। वार्षिक आय, वार्षिक आय आपको प्रश्न में देकर रखा है 12,48,000 रुपए। ठीक, दूसरा पॉइंट हो जाएगा कर में छूट योग्य राशि। कर में छूट योग्य राशि मतलब ऐसी राशि जिस पे आपको कर नहीं देना पड़ेगा। इसको आप 2 पार्ट में तोड़ेंगे। पहला होगा बचत सेविंग्स, दूसरा होगा दान डोनेशंस। दान आपको अलग से दिख जाएगा प्रश्न में। प्रधानमंत्री राहत कोष में दान दिया, अनाथालय में दान दिया, शिक्षा के क्षेत्र में दान दिया। उसके अलावा जो कुछ भी होगा सब कहां पे आएगा? बचत में आएगा। तो प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? 5,000 रुपए प्रति माह भविष्य निधि में जमा करता है। तो पहला पॉइंट मिल गया बचत में आपको, भविष्य निधि। भविष्य निधि 5,000 रुपए प्रति माह। तो 5,000 रुपए प्रति माह तो 1 साल का कितना हो जाएगा? ये 60,000 रुपए हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं बचत में क्या बोल रहा है। तो दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा है जीवन बीमा निगम में 60,000 रुपए वार्षिक किस्त जमा करता है। तो यहां पे दूसरा पॉइंट लिखता, जीवन बीमा निगम कितना? 60,000 रुपए वार्षिक। तीसरा पॉइंट देखिए क्या बोला है। तीसरा पॉइंट बोलता है 40,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र भी क्रय करता है। यह भी किस में आएगा आपका? यह भी आएगा बचत में। तो पॉइंट सी हो गया राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र कितने का? 40,000 रुपए का। उसके बाद दान का बोला है, कहां पे? प्रधानमंत्री राहत कोष। प्रधानमंत्री राहत कोष कितना दान दिया? 40,000 रुपए। ठीक, ये बोला है आपको। अब यहां से निकाल लीजिए कुल बचत कितने की हुई। तो कुल बचत आप देख पा रहे हैं 1,60,000 रुपए की। अगर मैं कुल दान की बात करूं तो कुल दान कितना है? 40,000 रुपए। गलतियां कहां पे करते हैं बच्चे? देखिए गलतियां करते हैं बचत में। बचत बोला है 1 लाख तक ही आपको छूट मिलेगी।
लेकिन बचत आपने कितनी की? 1,60,000। लेकिन आप उठाएंगे कितना? 1 लाख ही उठाएंगे यहां से, क्योंकि 1 लाख से ऊपर जो भी आप बचत किए उस पर छूट आपको नहीं मिलेगी। तो जब मैं यहां पे कर में छूट योग्य राशि लिखता हूं, कर में छूट योग्य राशि बचत प्लस दान, तो बचत यहां से कितना उठाऊंगा मैं? 1 लाख ही उठाऊंगा। और दान कितना? 40,000। टोटल कितना हो गया? 1,40,000 हो गया। मतलब 1,40,000 रुपए पे आपको छूट मिलेगा। समझ पा रहे हैं? गलतियां क्या करते हैं, वो कुल बचत को 1,60,000 उठा लेते हैं और दान 40,000, तो कर में छूट योग्य राशि निकलता है 2 लाख। इस पॉइंट को समझना है आपको। 100% छूट की अनुमति होगी बचत में जब बचत कितना होगा? मैक्सिमम 1 लाख होगा। जबकि यहां पे 1,60,000 हो गया तो आप कितना उठाए? 1 लाख, और दान कितना? 40,000। तो कर में छूट योग्य राशि कितना आया? 1,40,000। अब पॉइंट लिखेंगे थर्ड, कर योग्य राशि। कर योग्य राशि, कर योग्य राशि मतलब वार्षिक आय में से आप क्या करिए? कर में छूट योग्य राशि को घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 11,08,000 रुपए आएगा। इसका मतलब इस राशि पे आपको क्या देना है? आयकर देना है। ठीक, आपकी वार्षिक आय थी 12,48,000 रुपए, लेकिन आपको आयकर पटाना है 11,08,000 रुपए पे। अब चौथा पॉइंट आएगा आयकर की गणना। आयकर की गणना, आयकर की गणना किसके हिसाब से करेंगे आप? वो जो स्लैब दिया है आपको, इसके अकॉर्डिंग करना है आपको आयकर की गणना। इस स्लैब को समझेंगे। अब आपको 11,08,000 रुपए पे आयकर की गणना करनी है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि 2.5 लाख से ऊपर वाले रेंज में आ रहा है ये, तो इसका सीधे सीधे 30% निकाल दो, आयकर की गणना हो गई। ऐसा नहीं होता है। स्लैब को समझेंगे। इस स्लैब का मतलब क्या है कि ये जो कर योग्य राशि है, इसमें शुरू के 1 लाख तक आप 0 रुपए देंगे। मतलब इसमें शुरू के 1 लाख में कितना दिए? 0। 1 से 1.5 लाख तक, मतलब इस रेंज में आपके पास कितना रुपए है? 50,000 रुपए है। इसका कितना देंगे आप? 10% देंगे। तो 1 लाख का हिसाब हुआ, फिर 50,000 का हिसाब हुआ। अब 1.5 से 2.5 लाख तक इस रेंज में आपके पास कितना बैलेंस है? पूरा का पूरा 1 लाख। इसका कितना देंगे आप? 20% देंगे, जो भी आ रहा होगा। तो पहले आपका 1 लाख का हिसाब हुआ, फिर 50,000 का हिसाब हुआ, फिर 1 लाख का हिसाब हुआ, मतलब 2.5 लाख का हिसाब हो गया। अब 2.5 लाख से ऊपर देख लीजिए कितना बैलेंस बचा आपका, उस पे क्या देंगे आप? 30% देंगे। इस प्रकार आयकर की गणना करनी है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोलता है? 1 लाख तक। 1 लाख तक कितना? 0। मतलब इसमें से 1 लाख का हिसाब हो गया शुरू के। 1 से 1.5 लाख तक कितना बोला? 10%। इस रेंज में आपके पास कितना बैलेंस है? पूरा का पूरा 50,000। तो इस 50,000 का कितना दे दिए आप? 10%, मतलब कितना दिए? 5,000। तीसरा क्या बोला? 1.5 से 2.5 लाख तक 20%। तो 1.5 से 2.5 लाख तक 20%, और इस रेंज में आपके पास कितना बैलेंस है? पूरा का पूरा 1 लाख। तो इसका कितना निकाल दीजिए? 20% कितना आ गया आपके पास? 20,000। मतलब पहले आपने 1 लाख रुपए का हिसाब किया, फिर 50,000 रुपए का हिसाब किया, फिर 1 लाख रुपए का हिसाब किया, 2.5 लाख का हिसाब हो गया। अब 2.5 लाख से ऊपर कितना बोल रहा है? 30%। 2.5 लाख से ऊपर कितना बोल रहा है? 30%। देख लीजिए 2.5 लाख से ऊपर कितना बैलेंस बचा है आपके पास। तो 2.5 लाख से ऊपर निकालने के लिए मैं देख लिया कितना बचा है? 8,58,000। तो मैं क्या करता हूं यहां पे? 8,58,000 का 30%, 0 से 0 कट कर दीजिए। कितना आ गया देखिए? 3 अठे 24, 3 पचे 15 और 2 17, 3 अठे 24 और 1 25, 2,57,400। पहले आपके 1 लाख का हिसाब हुआ, फिर 50,000 का हिसाब हुआ, फिर 1 लाख का हिसाब हुआ, फिर 8,58,000 का हिसाब हुआ। इस प्रकार आपको आयकर की गणना करनी है। अब आपको आयकर की गणना करने के बाद क्या लिखना है? कुल आयकर लिखना है। कुल आयकर कितना हो जाएगा? देखिए 0 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 2,57,000। 2,57,000 में 20,000 जोड़ेंगे तो 2,77,000, और 2,77,000 में 5,000 जोड़ेंगे
ठीक, 2,57,400 है। तो 2,57,400 में 20,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2,77,400 और उसमें 5,000 जोड़ेंगे तो 2,82,400 रुपए आएगा कुल आयकर। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात आती है अधिभार की। क्या बोला था? कर योग्य राशि अगर 10 लाख से ऊपर होगा तो 10% क्या देना है? अधिभार। कर योग्य राशि कितना है? 11,08,000। मतलब आपको क्या देना पड़ेगा? अधिभार देना पड़ेगा। तो छठवां पॉइंट लिख दीजिए, अधिभार कितना? 10%। तो इसका 10% निकाल दीजिए। 2,82,400 का 10% कितना आ गया? देखिए 28,240। इतना देंगे आप अधिभार। अधिभार दिए तो वापस से क्या निकालिए आप? कुल आयकर निकालिए अधिभार के साथ। 2,82,400 में 28,240 को जोड़ दीजिए। कितना आ गया? देख लीजिए, 8 2 10, 3,10,640 रुपए। अब क्या करेंगे? जो भी आपका फाइनल आयकर आया है इसका शिक्षा उपकर निकालेंगे। शिक्षा उपकर क्या बोला है? देखिए प्रश्न में शिक्षा उपकर कितना है? 2%। तो आप क्या करिए? इसका 2% निकाल दीजिए। वो क्या हो जाएगा? शिक्षा उपकर हो जाएगा। कितना हो गया? 2 चौको 8, 2 छिका 12, 2 एकम 2, 2 तिरिका 6। इसको क्या लिख दूंगा? लगभग 6,213। ये हो गया शिक्षा उपकर। अब कुल आयकर में शिक्षा उपकर को जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको? देय आयकर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए 3,10,640। इसमें 6,213 को जोड़ दीजिए, 3,16,853 रुपए। मतलब आपको एक साल में जो आयकर पटाना है वो है 3,16,853 रुपए। समझ पा रहे हैं? तो अधिभार को पहले निकालेंगे, शिक्षा उपकर को लास्ट में निकालेंगे आप। लेकिन एक पॉइंट और बोला है यहां पे। क्या बोला है? देखिए उसने 11 माह तक 25,000 रुपए आयकर जमा किया है। मतलब अग्रिम जमा वाली बात आ गई। अग्रिम जमा वाली बात आ गई। तो यहां क्या लिख दीजिए आप? अग्रिम जमा 25,000 रुपए 11 माह तक जमा किया है। मतलब कितना पैसा पटा दिया वो? ठीक, 25,000 रुपए 11 माह तक। 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 5 कितना? 27। प्रश्न में बोला था ना, ये देखिए 25,000 रुपए 11 माह तक। मतलब उसने 2,75,000 रुपए आयकर जमा कर दिया है। तो 12वें माह में जो शेष आयकर होगा वो कितना होगा? देख लीजिए, 3,16,853 से 2,75,000 को माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 41,853। ये होगा आपका फाइनल आंसर। 10 अंक का पूछेगा, आपको इतना लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले वार्षिक आय लिखे आप, कर में छूट योग्य राशि, बचत और दान में तोड़ देंगे इसको। तीसरा पॉइंट, कर में छूट योग्य राशि टोटल निकालेंगे बचत प्लस दान करके। फिर कर में छूट योग्य राशि को वार्षिक आय से घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? कर योग्य राशि जिसमें आपको कर देना है। आयकर की गणना करिए। अधिभार बोला है तो पहले अधिभार निकालिए, उसके बाद क्या निकालिए? शिक्षा उपकर। अग्रिम जमा बोला है तो अग्रिम जमा लिख दीजिए और उसके बाद बता दीजिए 12वें माह में शेष आयकर कितना होगा। तो सारे कॉन्सेप्ट आप देख पा रहे हैं, इसमें शामिल हो चुके हैं। ये देखिए सारे कॉन्सेप्ट शामिल हैं। सबसे पहले वार्षिक आय, कर में छूट योग्य राशि, बचत को अलग से, दान को अलग से। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। 1 लाख बचत उठाइए, ठीक, ध्यान रखिएगा 1 लाख उठाएंगे। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि ये 60,000 कहां गया सर? 60,000 को जोड़े क्यों नहीं? फिर तो ऐसा नहीं है भाई, वो 60,000 तो ऑलरेडी वार्षिक आय में शामिल है ना। समझ पा रहे हैं? वो 60,000 तो ऑलरेडी किसमें शामिल है? वार्षिक आय में। तो फिर से क्यों जोड़ूंगा मैं इसमें 60,000 को? सीधे सीधे ये क्या है? कर में छूट योग्य राशि, मतलब इस राशि पे आपको कर नहीं देना है, उसको घटा दिया। तो कर योग्य राशि आया 11,08,000 रुपए, इसमें आयकर की गणना कर दिया। स्लैब को पढ़ना किस प्रकार है वो समझा चुका हूं। इस रेंज में आपके पास पूरा का पूरा 1 लाख है, मतलब शुरू के 1 लाख में आप दिए 0 रुपए आयकर। इस रेंज में आपके पास पूरा का पूरा 50,000 है, 50,000 का दिए 10%। इस रेंज में पूरा का पूरा आपके पास 1 लाख है, तो 1 लाख का कितना दिए? 20%।
इस रेंज में 2.5 लाख से ऊपर कितना बैलेंस बचा आपके पास? 8,58,000 रुपए। तो उसका कितना दे दिए? 30%। सबको जोड़ दिया, क्या मिल गया? कुल आयकर मिल गया। कुल आयकर 2,82,400, इसका 10% निकाल दिया अधिभार, दोनों को जोड़ दिया, वापस से क्या लिख दिया? कुल आयकर। अब जो अंतिम में आता है उसका शिक्षा उपकर निकालते हैं। इसका 2% शिक्षा उपकर, तो 6,213 रुपए आया शिक्षा उपकर। क्या लिख दिया? एक वर्ष में दे आयकर 3,16,853। ठीक, ये एक वर्ष का है। अगर अग्रिम जमा वाली बात नहीं आती तो ये हो जाता आपका आंसर। अग्रिम जमा बोला कि 25,000 रुपए 11 माह तक जमा किया, मतलब 2,75,000 रुपए जमा कर दिया, तो बचा कितना आयकर उसका? 41,853, जो कि 12वें माह में वो जमा करेगा। ठीक, तो बन जाना चाहिए। अगर अधिभार का कॉन्सेप्ट नहीं बोलता प्रश्न में तो सीधे क्या करते आप देखिए, ये जो कुल आयकर निकाले थे 2,82,400, इसका 2% क्या निकाल देते? शिक्षा उपकर। अगर अधिभार का कॉन्सेप्ट नहीं बोलता प्रश्न में, लेकिन यहां पे बोला था, इसीलिए पहले क्या निकालना पड़ा? अधिभार। अधिभार कब निकालेंगे? प्रश्न में बोला है जब कर योग्य राशि 10 लाख से ऊपर हो, और यहां पे तो 10 लाख से ऊपर है। ठीक, तो कर लेंगे बहुत अच्छे से आप आयकर के प्रश्न को। 10 अंक का प्रश्न पूछने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल में अभी तक आयकर का प्रश्न नहीं पूछा है मुख्य परीक्षा में। तो इस साल पूरा का पूरा चांसेस है कि आयकर का प्रश्न आएगा 10 अंक का। इस प्रश्न को कर लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।